देखिए, अभी तक हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था। काइनेमेटिक्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि बॉडी की मोशन बिहेवियर के स्टडी विदाउट नोइंग इट्स कॉज, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करी थी विदाउट नोइंग द कॉज, मतलब इसके पीछे क्या कारण है, बॉडी मोशन में क्यों है, बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है तो क्यों चेंज हो रही है। हमने वहाँ पढ़ा है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दैट मीन्स बॉडी की टाइम टू टाइम वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, लेकिन उस यूनिफॉर्म रेट से चेंज होने का कॉज क्या है ये हमने नहीं पढ़ा था। तो उस पैरामीटर को हमने काइनेमेटिक्स कहा था। अब हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स के बारे में। डायनेमिक्स डिफाइन करता है स्टडी ऑफ मोशन बिहेवियर ऑफ बॉडी ओनली कॉज ऑफ इट्स मोशन। दैट मीन्स वहां था हमारा विदाउट कॉज ऑफ इट्स मोशन, यहां विथ कॉज ऑफ इट्स मोशन अगर हम स्टडी करेंगे। अब विथ कॉज ऑफ इट्स मोशन का मतलब ये हो गया कि अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स हमने पीछे से कुछ पुश किया डायरेक्शन में, बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब कुछ वहां पर भी हमने कोई पुश किया होगा, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इस तरीके से अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन आ रहा है। एक्सीलरेशन किस वजह से आ रहा है, तो फोर्स की वजह से आ रहा है, पुश की वजह से आ रहा है। ये सारी चीजें हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो डायनेमिक्स में अगर हम देखें कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कॉज क्या है, स्पीड चेंज हो रहा है, कॉज क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कॉज क्या है, ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। तो इसके पहले हम देखें व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक बॉडी है एंड बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम ये एग्जांपल हमने लिया। अब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी चल रही है, कहने का मतलब ये हो गया वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। हम इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर आए क्योंकि डायरेक्शन यही है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करेंगे आप, दैट मीन्स स्पीड कैसे चेंज करेंगे। तो इसका तरीका होगा, अगर हम इसको इधर से पुश कर दें तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा, अगर हम इसी डायरेक्शन में इसको पुल कर दें तो क्या होगा, इसकी स्पीड की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से स्पीड हमारा बढ़ जाएगा। अगर हमें इसकी स्पीड कम करनी है तो क्या करें, उसका भी उपाय है। अगर हम इस बॉडी को इस डायरेक्शन में पुल कर लें तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स डिक्रीज हो जाएगी। या इस बॉडी को इस डायरेक्शन में हम पुश कर दें तो इस तरीके से इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। लेकिन ये स्पीड जो चेंज हो रही है इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रही है। अगर हम इस पर एक और डायरेक्शन हम चेंज करना चाहें, दैट मीन्स बॉडी की वेलोसिटी चेंज करना चाहें, तो क्या होगा, अगर हम इसको इधर से पुश कर दें इस डायरेक्शन में, बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, हमने पुश किया वर्टिकली, अब क्या होगा, ये बॉडी इस तरीके से जाएगी। दैट मीन्स हमारा वर्टिकल पुश है तो बॉडी नीचे आनी चाहेगी, लेकिन इस डायरेक्शन में मोमेंटम है तो बॉडी की डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगा। या अगर हम नीचे से पुल कर लें तो उस डायरेक्शन में भी, उस केस में भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज अ पुश और पुल which can change the velocity or which can
change the linear momentum of the body is called force. फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी के वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, बॉडी की स्पीड चेंज कर देता है, बॉडी का मोमेंटम चेंज कर देता है, तो उसको हम कहते हैं फोर्स। दैट मीन्स पुश और पुल के सहारे। तो डिफाइन हमने कैसे किया कि फोर्स इज अ पुश और पुल विच कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, change the velocity, change the linear momentum. This is the called force. अब सवाल ये आया कि फोर्स को हमने जो डिफाइन कर लिया, तो फोर्स कितने तरह के हैं जो कॉमन नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब तक हम फोर्स के बारे में नहीं जान लें, न्यूटन्स लॉ के बारे में स्टडी नहीं कर सकते। न्यूटन लॉ आया फोर्स के बेसिस पर। तो पहले हम देखें फोर्स, कॉमन फोर्स कौन कौन से हैं। कॉमन फोर्स के अंदर कॉमन फोर्स इन आवर नेचर, पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सबको पता है कि कोई भी बॉडी अर्थ सरफेस की तरफ आती है, इसका मतलब अर्थ उस बॉडी को अट्रैक्ट करता है। अगर हम इस जगह पर इस मार्कर को यहां से रिलीज करें तो मार्कर देखें नीचे आ रहा है, ये यहां से छोड़ने का मतलब कि ये नीचे अट्रैक्ट हो रहा है। नीचे अट्रैक्ट होने का मतलब इस मार्कर के ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा है जो उस मार्कर को नीचे की तरफ खींचना चाह रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अगर हम देखें कि सपोज ये अर्थ है और अर्थ इस बॉडी को, अगर यहां पर बॉडी है तो इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अर्थ के सेंटर की तरफ। दूसरी बॉडी अगर यहां पर है, इसको भी अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका अट्रैक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, सेंटर की तरफ। तीसरी बॉडी अगर इसके सरफेस पर ही है तो यहां भी अट्रैक्शन है, क्योंकि सरफेस पर पड़ी हुई है, इसका मतलब कि अट्रैक्शन है सेंटर की तरफ, तो यहां पर भी अट्रैक्शन क्या होगा, इसके सेंटर की तरफ होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्सेस देख रहे हैं हम। लेकिन हमारा यहां पर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या है, तो हम ये जानते हैं कि अर्थ एक ग्लोब में अगर हम देखें तो अर्थ इस शेप का है, लेकिन अगर हम नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में देखें तो अर्थ फ्लैट दिखती है। तो इस केस में अगर हम देखें ग्रेविटेशनल फोर्स को इस सिचुएशन में, तो एक हम स्मॉल पोर्शन लेकर देखें तो ये क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल दिखेगा। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर अगर बॉडी हम रखें तो इस बॉडी को नीचे की तरफ पुल किया जाता है, जो अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल करता है। इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, और इसी को हम कॉमन लैंग्वेज में वेट भी बोलते हैं। वेट या ग्रेविटेशनल force, and this weight is called mass into acceleration due to gravity। तो हम यहां पर वेट को डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे हम दूसरे फोर्स के बारे में अभी और जानकारी लेंगे। अभी हमने कॉमन टाइप ऑफ फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानकारी लिया। दूसरा फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। इस स्प्रिंग को जब हम डिफॉर्म करेंगे, डिफॉर्म करने का मतलब या तो स्प्रिंग को हम इलोंगेट करें या स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें, दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मिंग करने के बाद स्प्रिंग बॉडी पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स।
अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक स्प्रिंग है ये, और ये स्प्रिंग अपने नेचुरल कंडीशन में है, दैट मीन्स इसका नेचुरल लेंथ L0 है। इस टाइम ये स्प्रिंग किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। सेकेंड सिचुएशन अगर हम देखें कि यहां पर हमने क्या किया कि स्प्रिंग के एक एंड को हमने फिक्स कर दिया वॉल से, एंड यहां पर स्प्रिंग हमने अटैच कर दिया, और इसके दूसरे एंड को हमने एक ब्लॉक के साथ जोड़ दिया, एक बॉडी के साथ हमने अटैच कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या है, स्प्रिंग पहले अपने नेचुरल लेंथ में था, कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट किया, यहां से यहां तक लेंथ है हमारा L0, और अब क्या है, x डिस्टेंस हमने इलोंगेट किया है स्प्रिंग को। तो इस जगह पर क्या होगा कि जब स्प्रिंग एक्सपेंशन कंडीशन में है तो ये चाहेगा अपने नेचुरल लेंथ में आने के लिए, तो नेचुरल लेंथ में आने के लिए ये एंड इधर खींचना चाहेगा और ये एंड इधर खींचना चाहेगा। कभी भी डिफॉर्मिंग स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करता है, उस डायरेक्शन में बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर कंप्रेस्ड होगा तो नेचुरल लेंथ में बाहर जाने की कोशिश करेगा, और अगर एक्सपैंड होगा तो नेचुरल लेंथ में अंदर आने की कोशिश करेगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी इस पर। अब जरा देखें कि इस कंडीशन में स्प्रिंग एक्सपैंडेड है, तो यहां पर क्या होगा, ये एंड इधर आने की कोशिश करेगा और ये एंड इधर आने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से स्प्रिंग फोर्स अभी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इस जगह पर नेचुरल लेंथ की तरफ है, इस जगह पर भी नेचुरल लेंथ की तरफ है डायरेक्शन। अब इस स्प्रिंग फोर्स को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं आप आगे पढ़ेंगे डिटेल इसके बारे में, लेकिन अभी हम सिर्फ ये जाएं, स्प्रिंग फोर्स को लिखते हैं माइनस ऑफ K इंटू एक्स। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। मैग्नीट्यूड तो kx होता है, जहां पर x डिस्प्लेसमेंट हो गया फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, एंड k को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ स्प्रिंग। यानी स्प्रिंग फोर्स, अब देखिए यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन ये बता रहा है कि अगर आपने इलोंगेशन बाहर साइड किया है, एक्स डायरेक्शन में इलोंगेशन किया है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर होगा, माइनस एक्स के अलोंग होगा। यहां वाला पोर्शन स्प्रिंग को इधर खींच रहा है, तो अगर हम देखें इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस दीवार पर जो फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो इस तरीके से यहां से पता चल रहा है कि यह स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करता है। नाउ सेकेंड एग्जांपल देखें, जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, दैट मीन्स इस जगह पर हमने क्या किया कि स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। नेचुरल लेंथ हमारा ये था L0, एंड स्प्रिंग को बाय x डिस्प्लेसमेंट से हमने कंप्रेस कर दिया। अब ये स्प्रिंग अंदर आ गया है। जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गया है तो अपने नेचुरल लेंथ में जाने की कोशिश करेगा, इसका मतलब इस साइड इधर फोर्स देगा, इस साइड इधर फोर्स देगा। तो यहां पर इस बॉडी पर ये स्प्रिंग इस साइड फोर्स देगा, उसको पुश करेगा अपने नेचुरल पोजीशन में जाने के लिए, और इस दीवार को भी इस साइड फोर्स देगा, इसको भी पुश करना चाहेगा। तो हमेशा क्या करता है स्प्रिंग, इलोंगेशन में पुल करता है, कंप्रेशन में पुश करता है। पुश एंड पुल ही क्या है, फोर्स है, हम अभी देख चुके हैं। यहां पर पुश किया, दैट मीन्स अपने नेचुरल में जाने की कोशिश किया, उस टाइम उस पुश को हम स्प्रिंग फोर्स कहेंगे। एक्सपेंशन में है, पुल किया, दैट मीन्स नेचुरल लेंथ आने की कोशिश किया, उस टाइम उस पुल को हम स्प्रिंग फोर्स कहेंगे। एंड स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो K इंटू एक्स के इक्वल हो गया, जहां पर K को स्प्रिंग कांस्टेंट आपने देखा था और
स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय इलोंगेशन। इसकी यूनिट अगर देखें तो एसआई सिस्टम के अंदर इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, एंड सीजीएस सिस्टम के अंदर इसका यूनिट क्या होगा, तो डाइन पर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने जानकारी लिया। अब इस जगह पर देखें, अगर फ्री बॉडी इसका, तो इस बॉडी के ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस दीवार के ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है आपको, दिस इज K इंटू एक्स। तो हमेशा याद रखना एक चीज कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। स्प्रिंग एक्सपेंशन कंडीशन में फोर्स एक्सर्ट करता है, अपने मीन पोजीशन की आने की तरफ कोशिश करता है, अपने नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करता है। स्प्रिंग अपने कंप्रेशन में फोर्स एक्सर्ट करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इट्स नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ में जाने की कोशिश करता है। मींस कंप्रेशन में पुश करेगा, इलोंगेशन में पुल करेगा। अब इस पर बेस्ड हम एक एग्जांपल देखें कि स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा है। एक एग्जांपल, मान लीजिए कि स्प्रिंग को हमने हैंग कर दिया, सीलिंग से हैंग कर दिया, एंड दूसरे एंड पर हमने एक वेट को सस्पेंड कर दिया। यहां पर क्या होगा, बट नेचुरल सी बात है कि स्प्रिंग पर अगर आपने वेट दिया तो स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा, उसकी इलोंगेशन बढ़ जाएगी, बिकॉज आपने एंड पर फोर्स एक्सर्ट किया। फोर्स एक्सर्ट करने का मतलब आप उस वेट उस स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वेट, और इस वेट के कारण ये स्प्रिंग क्या होगा, इलोंगेट हो जाएगा। जब स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा तो इस बॉडी को पुल करना चाहेगा अपने नेचुरल लेंथ की तरफ, पुल करना चाहेगा इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को, सीलिंग को। तो अलग अलग अगर दोनों बॉडी पर हम देखें स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन, तो ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, बिकॉज इसको ये पुल करना चाहता है, अपने नेचुरल लेंथ में जाना चाहता है। एंड इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को जो सीलिंग से आपने फिक्स किया है, इसको भी स्प्रिंग नीचे खींचना चाहेगा। दैट मीन्स इस जगह पर स्प्रिंग फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाएगा। तो ये हमारा इलोंगेशन का कंडीशन है। एक एग्जांपल और देखें कि अगर मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पर हमने एक स्प्रिंग को ऐसे सस्पेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉक। अब यहां पर आप देखें स्प्रिंग इलोंगेशन में होगा या कंप्रेशन में, सोचने वाली बात है। यहां पर इस बॉडी का वेट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, क्योंकि ये स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में था जहां पर कोई ऑब्जेक्ट अटैच नहीं था, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को अटैच किया, ये ऑब्जेक्ट के वेट का कंपोनेंट जो होगा स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। यानी इस जगह पर क्या था, हमने वेट हैंग करने पर इलोंगेट हुआ था, इस जगह पर स्प्रिंग के साथ हमने बॉडी को अटैच कर दिया, ब्लॉक को अटैच कर दिया इंक्लाइन प्लेन पर, तो वेट का कंपोनेंट इसको कंप्रेस करेगा। और जब स्प्रिंग अपने कंप्रेशन कंडीशन में है तो उस जगह पर अपने नेचुरल लेंथ में आने के लिए फोर्स अप्लाई करेगा बॉडी के ऊपर। दैट मीन्स इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में काम करेगा और इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर जहां हमने सस्पेंड किया है वॉल से, इसको इधर ये पुश करेगा। दैट मीन्स वॉल को भी पुश कर रहा है एंड उस ब्लॉक को भी पुश कर रहा है टू मेंटेन इट्स नेचुरल लेंथ। तो इस तरीके से स्प्रिंग फोर्स, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि इन केस ऑफ डिफॉर्मिंग ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग जो बॉडी पर फोर्स लगाता है, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। ऑलवेज नेचुरल लेंथ में
कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा। हमेशा जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग का, एक्सपेंशन में बॉडी को अपनी तरफ पुल करेगा, कंप्रेशन में बॉडी को पुश करेगा नेचुरल लेंथ को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे आइडियाज हमने देखे। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा फोर्स हमारा था स्प्रिंग फोर्स। तो इस तरह से स्प्रिंग फोर्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग जनरलाइज करते हैं। अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स के बारे में जानकारी ली। तीसरा कॉमन फोर्स आता है इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स, यहां पर एक छोटा सा कंक्लूजन है। कोई भी दो एटम इक्विलिब्रियम कंडीशन के बियॉन्ड एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन के पहले फोर्स कैसी अप्लाई करते हैं, आप आगे पढ़ेंगे कि दो एटम एक मोमेंट पर इक्विलिब्रियम में होते हैं और इक्विलिब्रियम से अगर डिस्टेंस कम होगा उनका तो वहां फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा, एंड इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ये आप एटम में पढ़ेंगे आगे। यहां पर भी सेम सिचुएशन को हमको जनरलाइज करना है कि अगर दो एटम हैं, दो पार्टिकल हैं, तो इस जगह पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। इनके बीच का डिस्टेंस r0, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। r0 क्या है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन देम। इस मोमेंट पर क्या है? दोनों बॉडी, दोनों पार्टिकल, दोनों एटम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। दैट मीन्स अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सन फोर्स। इस कंडीशन में अगर हम यहां पर r चेंज करें, दैट मीन्स r0 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एक केस लें फर्स्ट, जिसमें दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज्यादा है। दैट मीन्स उस हालात में अगर हम देखें तो ये पार्टिकल यहां पर, ये पार्टिकल यहां पर आ गया, और इस जगह पर ये इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? तो ये r है, और ये मोमेंट था r0 का, और इनके बीच का अब जो डिस्टेंस है वो r है। अभी मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से जब डिस्टेंस बढ़ाते हैं उस केस में अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाता है रिपल्सन फोर्स से। दैट मीन्स इस जगह पर, यहां पर और यहां पर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, तो ये पार्टिकल, ये एटम, ये बॉडीज अट्रैक्ट होंगी आपस में, क्योंकि इक्विलिब्रियम से हमने आगे डिस्टर्ब कर दिया उसको। सिमिलरली अगर सेकेंड केस हम देखें, इनके बीच में अगर गैप, अगर यहां पर पार्टिकल और यहां पार्टिकल आ गए ये दोनों, तो यहां पर क्या है? अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस, इनिशियल जो डिस्टेंस था इनके बीच का वो r0 था, तो r0 यहां पर ज्यादा है। दैट मीन्स इस केस में r लेस देन r0 है, तो यहां पर क्या होगा कि फोर्स रिपल्सन डोमिनेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू अट्रैक्शन। तो इस जगह पर क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहां पर इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में और इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेंगे। यहां पर इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में, यहां पर इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहे हैं, बिकॉज यहां पर जो डिस्टेंस है इनके बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज्यादा है, यहां इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से कम है। जस्ट लाइक टू बिहेवियर ऑफ द स्प्रिंग। अगर हम इसको रिलेट करें स्प्रिंग के साथ में, तो स्प्रिंग में भी कुछ ऐसा ही होता था कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन करता था। उस टाइम कोई फोर्स नहीं लग रहा है। दैट मीन्स वो मोमेंट जो था इक्विलिब्रियम का मोमेंट था। L0 डिस्टेंस R0 के इक्विवेलेंट हो गया। ये दो पार्टिकल के, दो एटम के बीच का डिस्टेंस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ रिप्रेजेंट करता है।
यहां पर हमने क्या किया, सेपरेशन बढ़ा दिया। वहां पर हमने क्या किया था, स्प्रिंग को इलोंगेट किया था। इलोंगेट करने पर स्प्रिंग क्या करता है, बॉडी को अपनी तरफ पुल करता है। दैट मीन्स उस हालात में यहां पर अगर हम देखें इसको उसी तरीके से जनरलाइज करें तो यहां पर पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ाया हमने, ये आपस में अपनी तरफ पुल करते हैं। दैट मीन्स अट्रैक्शन यहां पर डोमिनेंट हो गया रिपल्सन से, तो ये दोनों पार्टिकल अपने न्यूट्रल कंडीशन में, अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की कोशिश करेंगे। तो इस जगह पर अगर हम इसको जनरलाइज करें, अगर इसको हम एक स्प्रिंग से अगर हम अटैच करके देखें और यहां भी एक स्प्रिंग से अटैच करके देखें, तो स्प्रिंग यहां पर क्या है, एक्सपेंशन कंडीशन में, यहां कंप्रेशन कंडीशन में। तो इस जगह पर क्या होगा कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आने के लिए बॉडी को पुश करेगा आगे की तरफ। जब पुश करेगा तो यहां पर देखिए रिपल्सन फोर्स क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। तो यहां पर बॉडी अपने नेचुरल कंडीशन में, दैट मीन्स अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की कोशिश करेगी। तो हमेशा इंटर एटॉमिक फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस केस में एटम पर अट्रैक्शन डोमिनेंट होगा, और अगर डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से कम होगा तो वहां पर रिपल्सन डोमिनेंट होगा। तो इस तरीके से हम इंटर एटॉमिक फोर्स को स्टडी करते हैं। नाउ आगे हम देखें कॉमन फोर्स। चौथा कॉमन फोर्स क्या है, टेंशन। टेंशन इन स्ट्रिंग, रोप, थ्रेड, रॉड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें चाहे स्ट्रिंग हो, रोप हो, थ्रेड, रॉड, इनमें टेंशन डेवलप होता है। टेंशन डेवलप होने का कारण क्या है, इसके बारे में हम यहां पर जानेंगे, आखिर क्यों टेंशन डेवलप हुआ। तो किसी भी स्ट्रिंग का, रोप का, थ्रेड का, रॉड का टेंशन एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर उस पर आप लोड देंगे, उसको आप एक्सटेंड करेंगे, तो वहां पर एक फोर्स जनरेट हो जाएगा जिसको बोलेंगे टेंशन। यहां पर भी हमने देखा, अभी पीछे स्प्रिंग में भी देखा हमने, स्प्रिंग पर हमने लोड दिया, एक्सपेंड हो गया वो। जब स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया उस केस में बॉडी के ऊपर फोर्स दिया, अपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी को अपने नेचुरल लेंथ में खींचने की कोशिश कर रहा है। सिमिलर वे अगर हम इन सब को रिलेट करें उसके साथ भी, तो थ्रेड में टेंशन कैसे डेवलप होता है इसके बारे में देखें। मान लीजिए कि यहां पर हमने क्या किया, एक थ्रेड से एक बॉडी को अटैच कर दिया। ये एक मास है, ये एक थ्रेड है, मासलेस थ्रेड, लाइट थ्रेड। यहां पर इस मास का वेट क्या होगा, नीचे काम करेगा, दिस इज mg। इस वेट को देने के कारण इस स्ट्रिंग के अंदर इलोंगेशन हुआ, जो हम देख नहीं पा रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक इलोंगेशन होगा। स्प्रिंग के केस में इलोंगेशन पता चल जाता है आपको, लेकिन यहां पर भी इलोंगेशन हो रहा है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, और वही इलोंगेशन का कारण है इसके अंदर टेंशन। क्योंकि ये स्प्रिंग जब इलोंगेट हुआ था तो अपने नेचुरल लेंथ में जाने के लिए बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया। यहां पर भी अगर देखें, अगर इलोंगेट हुआ है तो बॉडी पर इस स्ट्रिंग के ऊपर क्या देगा, फोर्स देगा, और ये स्ट्रिंग बॉडी के ऊपर फोर्स देगा। तो दोनों म्यूचुअल एक दूसरे पर फोर्स देंगे। अगर हम इसके इंटर एटॉमिक पोर्शन पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो आप देखें, एक यहां पर एटम सीलिंग का, और यहीं पर एटम स्ट्रिंग का, यहां पर एटम इस बॉडी का, और यहां पर एटम इस स्ट्रिंग का। बीच में बहुत सारे एटम होंगे। सारे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन पर अगर हम वॉच करें इनके, तो अभी क्या है, जब हमने वेट नहीं इस पर अप्लाई किया था तो इनके इंटर एटॉमिक स्पेस कम था, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। जैसे ही हमने वेट अप्लाई किया, इनके बीच का गैप क्या हो गया, बढ़ गया, सबके बीच का गैप बढ़ गया।
और अभी हमने देखा इंटर एटॉमिक फोर्स के अंदर कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से अगर एटम का डिस्टेंस बढ़ता है तो वहां पर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट होता है। यहां पर क्या होगा, ये वाला पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा। सिमिलरली ये वाला पार्टिकल इसको ऊपर, ये वाला पार्टिकल इसको नीचे, उसी तरीके से ये वाला इसको नीचे खींचेगा और ये वाला इसको ऊपर खींचेगा। इसका मतलब कि हर जगह फोर्स हर एटम पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर अगर देखें तो ये वाला पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा जबकि ये वाला पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम देखें तो इस सीलिंग पर जो फोर्स आ रहा है स्ट्रिंग के कारण, वो किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स आ रहा है स्ट्रिंग के कारण, वो किधर आ रहा है, अगर ये बॉडी है जिसका वेट W है तो ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से अगर हम देखें, ये आपका लाइट स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स आ गया, जहां पर हमने वेट हैंग किया था वहां अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, जहां पर हमने सस्पेंड किया था वहां पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, क्योंकि ये सारे एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके एटम जो है ये सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस जगह पर फोर्स, इसको हम टेंशन कहेंगे, इस जगह पर फोर्स हम टेंशन कहेंगे, क्योंकि ये लाइट थ्रेड है, लाइट स्ट्रिंग है, इसलिए हर जगह टेंशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। और ये भी हम कहते हैं कि इन अ सिंगल स्ट्रिंग टेंशन ईच एंड एवरी पॉइंट हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड नेट टेंशन ओवर अ सिंगल स्ट्रिंग क्या होता है, 0। क्योंकि इस जगह पर आप देखें इस स्ट्रिंग के अंदर, तो ये टेंशन इस डायरेक्शन में, ये टेंशन इस डायरेक्शन में, दोनों टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन अ सिंगल स्ट्रिंग नेट टेंशन क्या कहेंगे, 0। अगर एक दूसरा और एग्जांपल हम लें, सपोज दिस इज एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। अगर ये मान लो सरफेस है और इस सरफेस पर हमने एक ब्लॉक यहां रखा है, ब्लॉक नंबर 1, इसको स्ट्रिंग से अटैच कर दिया दूसरे ब्लॉक से, और अब हम कर क्या रहे हैं कि ब्लॉक नंबर 2 पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही ब्लॉक नंबर 2 पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली ये ब्लॉक इधर मूव करना चाहेगा, साथ में ये स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है, स्ट्रिंग स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा तो इसके साथ में ये ब्लॉक भी इधर मूव करना चाहेगा। अब अगर देखें इस जगह पर टेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यहां पर का जो एटम है, पहले यहां के एटम से क्या हो गया, गैप बढ़ गया इसके बीच का। जब गैप बढ़ गया तो इनके बीच अट्रैक्शन होगी, ट्रैक्शन होगी, तो यहां पर टेंशन की डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। मतलब स्ट्रिंग वाला एटम इस बॉडी के एटम को खींचना चाहेगा, इसके कारण स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो गया, यहां पर टेंशन का डायरेक्शन इधर हो गया, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली यहां पर स्ट्रिंग का एटम इस बॉडी के एटम को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, बिकॉज गैप तो बढ़ गया। जैसे आपने फोर्स लगाया, चाहे फोर्स वेट के कारण आया हो या फोर्स अप्लाइड फोर्स हो, तो इस केस में भी एटम स्ट्रिंग के क्या होंगे, स्ट्रेच हो गए। स्ट्रेच हो गए तो इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस उसका बढ़ गया, डिस्टेंस जब बढ़ गया तो उस केस में क्या होगा, उनके बीच अट्रैक्शन डोमिनेंट होगा। तो यहां पर भी इस बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स आ गया, टेंशन। तो यहां पर भी देखें इस सेक्शन में एक लाइट स्ट्रिंग के अंदर हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम होगा। टेंशन अगर स्ट्रिंग चेंज होगा तब जाकर टेंशन चेंज होगा, क्योंकि स्ट्रिंग का नेचर चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से स्प्रिंग में देखते थे, स्प्रिंग चेंज होगा तो स्प्रिंग का नेचर चेंज हो गया, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, मटेरियल चेंज हो गया। उसी तरीके से अगर यहां स्ट्रिंग अलग है और एक पीछे स्ट्रिंग और लगा दे तो उसका मटेरियल चेंज हो गया तो टेंशन भी चेंज हो जाएगा। ऐसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, यहीं पर 3 ब्लॉक लगा दें हम, यहां पर एक ब्लॉक नंबर 1,
इसको अलग स्ट्रिंग से हमने डाल दिया ब्लॉक नंबर 2 से, एक अलग स्ट्रिंग्स डाल दिया ब्लॉक नंबर 3, और यहां पर हम इधर फोर्स लगाना चाह रहे हैं। अब देखिए यहां पर फोर्स से आपने पुल किया तो ये भी स्ट्रिंग स्ट्रेच हो गया और ये भी स्ट्रिंग स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच हो गया तो उसके स्ट्रिंग के आइटम्स दूर चले गए, अट्रैक्ट करेंगे उसको, अट्रैक्ट करेंगे तो यहां वाला आइटम इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा और यहां वाला स्ट्रिंग का आइटम इस बॉडी को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो यहां पर टेंशन अलग हो गया। ये एक स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होगा। स्ट्रिंग जहां चेंज हो गई नेचर चेंज हो गया। तो इस केस में यहां वाला स्ट्रिंग इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा और यहां वाला स्ट्रिंग इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां पर टेंशन अलग हो गया T2। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर एक ही स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन हर जगह सेम होगा, जहां स्ट्रिंग चेंज हो गया टेंशन आपको चेंज करना है। टेंशन क्या हमने सीखा? दिस इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग, रोप, थ्रेड। अब हम देखें कि अगर थ्रेड मास वाला हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं? रॉड। इन केस ऑफ रॉड, एग्जाम्पल हम देखें चौथा, मान लीजिए इस रॉड को आपने इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सस्पेंड कर दिया, लाइक दैट। अब यहां पर देखो, रॉड में भी क्या है? मास है। मास है तो हर एलिमेंट के ऊपर ग्रेविटी काम कर रही है, हर एलिमेंट के ऊपर G एक्ट कर रहा है, हर एलिमेंट के ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके भी एटम क्या होंगे? स्ट्रेच होंगे। स्ट्रेच होंगे तो यहां पर देखिए क्या होगा कि नीचे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेंशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा। नीचे में अगर इस एलिमेंट पर देखें तो सिर्फ इतना ही ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अगर हम एलिमेंट बढ़ा दें तो इतने मास का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। अगर हम और गैप बढ़ा दें तो इतने मास का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। तो जैसे जैसे इस एंड से हम ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे टेंशन क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। यहां पर हर जगह टेंशन चेंज होगा क्योंकि हर जगह स्ट्रिंग का मास आपका चेंज हो रहा है। मास चेंज होने का मतलब ये हो गया, ये नहीं आप समझे कि नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, नहीं, इस सेक्शन का मास। अभी अगर इस जगह पर टेंशन की बात करें तो सिर्फ ये सेक्शन का मास रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर इस जगह टेंशन की बात करें तो ये वाला सेक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर यहां बात करें तो ये वाला सेक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा। इस तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि इस सेक्शन का मास आपका बढ़ता चला गया, उसके कारण वेट हर जगह चेंज होगा। वेट चेंज होने के कारण क्या होगा कि इनके बीच का इंटर एटॉमिक फोर्स भी क्या होगा? चेंज होता जाएगा। तो रॉड के केस में टेंशन हर जगह चेंज होगा, लेकिन मासलेस स्ट्रिंग अगर एक स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो इस तरीके से एक स्ट्रिंग है तो टेंशन हर जगह सेम होगा, स्ट्रिंग जहां चेंज हुआ टेंशन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हम अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यूज होंगे। तो हमने अभी ये देखा पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में कि टेंशन का आखिर कारण क्या है। टेंशन एक स्ट्रिंग में सेम होता है, स्ट्रिंग चेंज होने पर टेंशन अलग हो जाता है, रॉड में हर जगह टेंशन अलग अलग होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यूज होंगे इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी।